नमस्कार, बायजूस एग्ज़ाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस तीसरे एपिसोड में प्रमुख चर्चित स्थल की बात करेंगे जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यह वीडियो हर शनिवार दोपहर 3 बजे आप लोगों को मिलेगा, तो इस तरह से ज़्यादा लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस तरह से आज हम लोग बात करेंगे 25 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक के प्रमुख चर्चित स्थल जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा में रहे हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो आइए पहले चर्चित स्थल की ओर चलते हैं। यहां पर दिया गया है इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया, यह यहां से जो अभी हाल ही में इंडोनेशिया देश ने पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका क्या असर पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत के हितों पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? तो यह जो पाम ऑयल है, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक देश है। और दोस्तों भारत कुल आयात का आधा इंडोनेशिया से करता है। तो ऐसे में यह प्रतिबंध देखा जाए तो भारत के हितों को प्रभावित कर सकता है। तो आइए इसको हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखते हैं। तो यहां पर यही दिया गया है, प्रश्न को देखते हैं कि इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप भारत के सबसे नजदीक स्थित है। तो दोस्तों यहां पर दिया गया है जावा, सुलावेसी, सुमात्रा और बाली। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया जो है इसे द्वीपों का देश कहा जाता है, यानी यहां पर 15,000 से अधिक द्वीप स्थित हैं। दोस्तों यहां के द्वीप जैसे सुमात्रा है, जावा है, कालीमंतन है, सेलिबीज है, बोर्नियो है, इरियन जाया द्वीप है। तो इस तरह से यह द्वीप, और याद रखेंगे यह विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश भी है। दोस्तों इस देश की राजधानी जकार्ता है, यानी ध्यान रखेंगे। और अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, इसकी राजधानी को बदल दिया गया है, नुसंतारा कर दिया गया है। अब यह भी आपसे पूछ लेगा कि नुसंतारा किस द्वीप में स्थित है। तो यहां पर उत्तर अगर हम बात करते हैं तो यह सुमात्रा होगा, जो कि भारत के सबसे नजदीक है। तो आइए मानचित्र में देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं यह सुमात्रा द्वीप है और यह जावा द्वीप है। तो जावा और सुमात्रा के बीच में यह देख सकते हैं सुंडा जल संधि है। तो सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा को अलग करता है। यहां पर और भी देख सकते हैं यह कालीमंतन द्वीप है। यहीं पर नुसंतारा जो नई राजधानी स्थापित की जा रही है इंडोनेशिया की, वो यहां पर है। पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण इस राजधानी को ये जो जकार्ता दिया गया है, तो जकार्ता को यहां से स्थानांतरित करके अब नुसंतारा किया जा रहा है। तो यह भी ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर यह द्वीप है पापुआ न्यू गिनिया से जुड़ा हुआ, और यह सुलावेसी द्वीप है। इस तरह से यह सारे महत्वपूर्ण द्वीप हैं इंडोनेशिया। इसे द्वीपों का देश कहा जाता है। जैसे अंडमान निकोबार के जो द्वीप हैं उत्तर से दक्षिण, इन्हें जरूर आप लोग मैपिंग करिएगा। तो यहां पर उत्तर से दक्षिण अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर क्या है? उत्तरी अंडमान, फिर क्या है? मध्य अंडमान, फिर साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, और उसके बाद कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार। तो दोस्तों यह इंडोनेशिया और भारत के बीच में जो चैनल है उसे हम कहते हैं ग्रेट चैनल। यह ध्यान रखेंगे, ग्रेट चैनल। तो इसे ग्रेट चैनल कहेंगे। और ग्रेट चैनल किसको किसको अलग कर रहा है? तो ग्रेट निकोबार, यहां पर आप देख सकते हैं यह ग्रेट निकोबार है और यह सुमात्रा द्वीप है, बीच में यह ग्रेट चैनल है। तो इंडोनेशिया ने चूंकि घरेलू जो पकाने के तेल में यह घरेलू जो कमी हो रही थी और साथ साथ कीमतें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही थी, उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए यह कदम उठाया है। तो इससे जो है भारत के हित भी प्रभावित होंगे, जैसा कि हमने बताया ही है। और दोस्तों यह जो पाम ऑयल है, यह ध्यान रखेंगे इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार यानी खाद्य तेल में साथ साथ किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं में किया जाता है, शैम्पू में किया जाता है, साबुन में इसका प्रयोग किया जाता है, बायोडीजल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसे ग्रीन डीजल की संज्ञा दी जा रही है। दूसरा महत्वपूर्ण जो चर्चित स्थल है वह पूर्वी यूरोप से है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, ऐसे में रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया
को गैस आपूर्ति में कटौती की है। तो यह खबर आ रही है कि यह जो देश हैं पोलैंड और बुल्गारिया, यह रूबल में भुगतान नहीं कर रहे थे। यही कारण है कि रूस ने यह कड़ा फैसला लिया है। यह कहा जा सकता है कि यूक्रेन संकट के बाद यह कड़े फैसलों में से एक है और इस तरह से पोलैंड और बुल्गारिया को गैस आपूर्ति यानी पूरी तरह से रूस ने रोक दिया है। तो अब ऐसे में बुल्गारिया और पोलैंड दोनों की प्रतिक्रिया आई है। पोलैंड ने कहा है कि हमारे पास पर्याप्त भंडार हैं, वहीं बुल्गारिया ग्रीस और टर्की से मदद मांग रहा है। तो इस तरह में ऐसे में रूस के पास अन्य विकल्प क्या हो सकते हैं? तो ऐसे में एक हंगरी देश है जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। तो दोस्तों वह मांग कर रहा है, वह कह रहा है कि रूस को वह रूबल में ही भुगतान करेगा, तो इस तरह से उसे प्राकृतिक गैस दे। और इसके साथ साथ रूस भारत और चीन को टैंक द्वारा तेल भेज सकता है। तो इस तरह से यह अन्य विकल्प हैं, लेकिन पोलैंड और बुल्गारिया इन दोनों की प्रतिक्रिया, किसी समय में जो पूर्व सोवियत संघ हुआ करता था तो यह रूस के सहयोगी देश थे, लेकिन बाद में यह दोनों नाटो से जुड़ गए। और दोस्तों इस तरह से अगर देखा जाए तो रूस के ऊपर नाटो लगातार प्रतिबंध लगा रहा था, तो उसी के प्रत्युत्तर में रूस भी कम नहीं है। आप देख सकते हैं कि नाटो, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तो अभी तक 4000 से अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है, जिसकी वजह से रूस की अर्थव्यवस्था भी काफी कमजोर होती जा रही है। ऐसे में अगर रूबल में भुगतान नहीं करेंगे, अगर रूबल मजबूत नहीं होगा तो रूस में आर्थिक संकट आ सकता है। इसी को देखते हुए जब यूक्रेन से युद्ध शुरू हुआ था तो बैंक ऑफ रसिया ने $1 अरब रुपया निवेश किया था, लेकिन अमित्र देशों की सूची ने यहां पर रूस का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं और इस तरह से रूस आर्थिक संकट में जा सकता है। फिर भी उसने पोलैंड और बुल्गारिया के साथ जिस तरह से निर्णय लिया है, आने वाले दिनों में अन्य देशों को भी इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर इस तरह से प्राकृतिक ईंधन नहीं पहुंचते हैं तो उस देश में भी तो समस्या आ सकती है। तो दोस्तों इसी से संबंधित आइए इसके भौगोलिक पक्ष की ओर चलते हैं। इसमें जो प्रश्न है कि पूर्वी यूरोप में निम्नलिखित में से कौन सा देश रूस के साथ सीमा साझा करता है? तो यहां पर दिया गया है पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया और रोमानिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पोलैंड जो है, यहां पर इसका उत्तर जो होगा केवल 1 होगा, क्योंकि सिर्फ पोलैंड है जो रूस की सीमा को स्पर्श करता है। यहां पर मानचित्र में आप देख सकते हैं, ऊपर यह इधर रूस है और इधर आप देख सकते हैं बेलारूस है, यह लाटविया है, यह लिथुआनिया है, ऊपर इस्टोनिया है। इसे जरूर मानचित्र में देखा करिए। तो इस तरह से यहां पर रूस का एक भाग है जो बाल्टिक सागर को स्पर्श करता है, इसे लेनिनग्राड या इसे जो है हम सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो यह पोलैंड देख रहे हैं, इसको स्पर्श कर रहा है। तो यहां पर उत्तर क्या होगा? पोलैंड। यहां पर भी आप इस तरह से देख सकते हैं रूस और पोलैंड, यहां ये यूक्रेन है। और भी बातों को देखिएगा, इधर आप देख सकते हैं काला सागर है, यह भूमध्य सागर है। तो अन्य क्षेत्रों को भी जरूर मानचित्र में देखें। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रमुख चर्चित स्थल की ओर। तीसरा महत्वपूर्ण चर्चित स्थल है वह है पश्चिमी विक्षोभ। ये कहां से शुरू होता है? तो इसे पश्चिमी विक्षोभ क्यों नाम दिया गया है? भारत की जलवायु से क्या अंतर संबंध है? तो यहां पर संदर्भ यही है कि इस समय दोस्तों खासकर उत्तर भारत में, इवन महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र तक हीट वेव चल रही है। तो यह ग्रीष्म लहर जो है यह प्रभावित कर रही है, यह मानव जाति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो यहां पर यह इसके पीछे कारण क्या है? तो यहां पर महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि ये हीट वेव्स होती क्या है। तो जैसे ऐतिहासिक मानक जो होते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि 40 डिग्री सेल्सियस तापमान लगातार 2 या 3 दिन तक बना हुआ है, खासकर उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, तो उसे हम हीट वेव्स कहेंगे। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो उसका मानदंड क्या है कि 30 डिग्री, कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। अगर यह लगातार 2 या 3 दिन तक बना रहता है तो पहाड़ी क्षेत्रों में हीट वेव्स हो सकती है उत्पन्न, या उसे हम लोग उत्तर भारत में लू भी कहते हैं। यह एक तीव्र वेग से चलने वाली उष्ण, गर्म और शुष्क हवा होती है जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य पर यह विपरीत प्रभाव डालती है। तो यहां पर यही बात की जा रही है कि 40 डिग्री सेल्सियस यह मैदानी क्षेत्रों में, जैसे गंगा का मैदान
इस तरह से नीचे की तरफ मैदानी क्षेत्रों में हम बात कर रहे हैं तो वहां पर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान 2 या 3 दिन तक लगातार बना रहता है तो वह हीट वेव का रूप ले लेता है। पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस, इसी तरह से तटीय क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं तो यह 37 डिग्री सेल्सियस, और दोस्तों अगर यह 47 डिग्री सेल्सियस तक अगर पहुंच जाता है, इससे अधिक हो जाता है, तब हम इसे कह सकते हैं भयंकर हीट वेव या कह सकते हैं भयंकर ग्रीष्म लहर, जिसका दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसके बचाव के लिए लोग पूरे बांह के कपड़े पहने और ज़्यादातर कोशिश करें कि धूप में ना निकलें। तो यह जो है इसके यह कह सकते हैं इससे बचाव के उपाय हो सकते हैं। तो यह हीट वेव कैसे बनता है, तो हीट वेव की अगर हम बात करते हैं तो यह गर्म हवा क्या होती है, फंस जाती है। जैसे हमारे वातावरण में यह निचले स्थान पर गर्म हुआ और ऊपर जो उच्च वायुदाब प्रणाली है, उच्च वायुदाब प्रणाली इसको नीचे से ऊपर आने ही नहीं देती। जब ऊपर यह गर्म हवा आएगी तभी तो आर्द्र हवा में बदलेगी और बादल बनेगा और वर्षा होगी, और ये यहीं पर रह जाती है, यहीं पर रहकर फंस जाती है, जिसकी वजह से यहां पर हीट वेव जैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि इस बार और ये हीट वेव का जो कार्यकाल होता है कह सकते हैं खासकर भारत में, तो यह मार्च महीने के बाद से यानी अप्रैल से जून में, और इसमें भी सबसे ज़्यादा तीव्र वेग से जो हीट वेव चलती है वह मई महीने में होती है। लेकिन इस बार आप लोगों ने देखा होगा कि होली उत्सव मनाया जाता है, उसके पहले ही तापमान अधिक होने लगा था। तो तापमान अधिक होना, इसके साथ साथ पश्चिमी विक्षोभ के जो पछुआ विक्षोभ से वर्षा होती है, तो इससे संबंधित थोड़ा प्रश्न देख लेते हैं। तो पछुआ विक्षोभ को भी हम अच्छे से समझा देते हैं। तो यहां पर दिया गया है कि पश्चिमी विक्षोभ जो उत्तर पश्चिम भारत में सर्दी और प्री मानसून वर्षा लाते हैं, यानी आप देख सकते हैं कि जो जाड़े में वर्षा होती है वह पछुआ विक्षोभ जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहा जाता है, तो यह नमी ग्रहण करते हैं। तो कहां से ग्रहण करते हैं? भूमध्य सागर से, काला सागर से, कैस्पियन सागर से। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं मानचित्र में आप देखोगे तो यह भूमध्य सागर से चलने वाली यह हवाएं होती हैं और यह जेट स्ट्रीम की सहायता से भारत में प्रवेश करती हैं। तो रास्ते में आपको कैस्पियन सागर भी मिलेगा, काला सागर भी मिलेगा। तो इस तरह से यह तीनों यानी भूमध्य सागर से आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे तो यह दोनों सागर मिलेंगे, तो वहां से यह नमी को ग्रहण करते हैं और यह आकर के भारत में, खासकर उत्तरी भारत में एवं पश्चिम यानी उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में इसे मावट कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। यह शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवाती वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यह इस तरह से देखा जाए तो यहां पर प्रवेश करती है और यह अप टू 5 सेंटीमीटर यह रेनफॉल होती है। और दोस्तों यह रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है और कभी कभी यह नुकसानदेह भी होती है। जब ओलावृष्टि हो जाती है तो ऐसे में एकाएक फ्लैश फ्लड टाइप का हो जाता है, आकस्मिक बाढ़ आ जाती है। इसकी वजह से इससे नुकसान भी है लेकिन लाभ भी होता है। यह रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है यदि वर्षा की मात्रा अप टू 5 सेंटीमीटर तक होती है। तो इस तरह से अगर ज़्यादा वर्षा हो गई तब वही नुकसानदेह हो जाती है, जैसे बादल का फटना, आकस्मिक बाढ़, ये सब घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यह तीनों होगा, अतः उत्तर क्या है? डी होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं यह भूमध्य सागर है, यहाँ से ये हवाएं चलती हैं, यह चूंकि पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही हैं, यही कारण है इसे पछुआ हवाएं या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पछुआ विक्षोभ कहा जाता है। तो इस तरह से ये देख रहे हैं ना, रास्ते में आपको कैस्पियन सागर भी मिल रहा है, ब्लैक सी भी मिल रहा है, और इन सब से यह आर्द्रता को लेते हुए, नमी को धारण करते हुए आकर के यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए यह भारत में प्रवेश करती है। और उत्तर भारत में खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक इससे वर्षा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो होती है, उत्तर प्रदेश तक इसका प्रभाव रहता है। तो यह ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे चौथे महत्वपूर्ण चर्चित स्थल जम्मू कश्मीर में जल विद्युत परियोजनाएं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं यह पहले एक विशेष राज्य हुआ करता था। तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटा दिया गया, अनुच्छेद 35A दोनों को हटा दिया गया और इसके बाद इस जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य बनने के बाद यानी अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद
हमारे देश के प्रधानमंत्री की यह पहली जम्मू कश्मीर की यात्रा होगी। उन्होंने पंचायती राज दिवस के अवसर पर खासकर 24 अप्रैल को, ध्यान रखेंगे, यानी हाल ही में 24 अप्रैल को उन्होंने कश्मीर में जल विद्युत परियोजनाओं की घोषणा की, जिसमें उन्होंने रतले और क्वार 2 जल विद्युत परियोजनाएं, तो क्वार के लिए 5,500 करोड़ रुपए केंद्र ने मंजूरी दी है। हालांकि पाकिस्तान ने इसका विरोध किया है। यह दोनों जो परियोजनाएं हैं, ये ध्यान रखेंगे, चेनाब नदी पर हैं। यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, इस क्वार परियोजना जो कि 540 मेगावाट की परियोजना है, इसके लिए 4,500 करोड़ से अधिक रुपया केंद्र ने मंजूरी दी। तो इस पर पाकिस्तान ने विरोध भी किया है, तो इसे ध्यान रखेंगे। लेकिन भारत ने यह कार्य आगे बढ़ा दिया है। यह परियोजना अगले 54 हफ्ते में यह तैयार हो जाएगी। और दोस्तों, इसी से संबंधित प्रश्न है, आइए इसके भौगोलिक पक्ष की ओर चलते हैं, मैप में देखते हैं। तो जल विद्युत परियोजना और नदियां, तो यहां पर देख सकते हैं रतले, क्वार और बगलीहार परियोजना। तो इस तरह से आप लोगों की परीक्षाओं में आ जाता है मिलान करने को, तो इसे ध्यान रखेंगे। तो दिया है रतले परियोजना तवी नदी, क्वार परियोजना झेलम नदी और बगलीहार परियोजना रावी नदी। तो यह तीनों सुमेलित नहीं है, अतः उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, आंसर डी होगा। क्योंकि हमने क्या बताया कि रतले और क्वार परियोजना यह दोनों चेनाब नदी पर है और इसके साथ साथ बगलीहार परियोजना भी चेनाब नदी पर है। दोस्तों, अगर हम मानचित्र में हम बात करते हैं तो सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत यह आता है। तो सिंधु नदी आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर, यानी यहां पर मानसरोवर से निकलती है। भारत में यह लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला को, मानचित्र में देखिएगा, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के मध्य यह बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और दोस्तों, फिर यहीं पर आप देखोगे तो चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा ला दर्रे से, कौन से दर्रा, बारालाचा ला दर्रे से निकलती है और यह जो है आगे जा करके पाकिस्तान। अब देखिए, इसमें भी क्रम से ध्यान रखिएगा। मैपिंग में 2021 संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न, तो ये ध्यान रखेंगे कि सबसे उत्तर में जो सहायक नदी होगी वो झेलम नदी होती है। तो झेलम नदी कहां से निकलती है, तो यह कश्मीर के शेषनाग या वेरीनाग लेक से निकलती है। फिर दोस्तों, यह वुलर झील में प्रवेश करते हुए भारत पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है और इस तरह से यह पाकिस्तान में चली जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि चेनाब नदी भी आगे, अब यह मीठन कोट के पास झेलम और चेनाब देख रहे हैं ना, झेलम चेनाब का मिलन, अब चेनाब इसके जल को ले जाकर के सिंधु नदी में मिलाती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि झेलम चेनाब की सहायक नदी हो जाती है, लेकिन यह सिंधु तंत्र के अंतर्गत आता है। फिर इसी के बाद यहीं पर आप हिमाचल प्रदेश में रावी नदी निकलती, ये भी आगे जाके पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिल जाती है। इसी तरह से अगर हम देखें तो ब्यास नदी भी, ये ध्यान रखेंगे, ब्यास कुंड से निकलती है रोहतांग दर्रे के समीप, लेकिन यही एक ऐसी सहायक नदी है जो भारत में ही रह जाती है और फिर यहां से हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है सिपकी ला दर्रे से, ध्यान रखेंगे, राकसताल लेक से, यानी मानसरोवर के समीप राकसताल झील से निकलती है कौन सी नदी, सतलज नदी, और यह सिपकी ला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और दोनों का मिलन होता है जहां उसे हरिके बैराज कहा जाता है। इसे मानचित्र में जरूर देखिएगा। यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है जिसे राजस्थान की लाइफ लाइन कहा जाता है, राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं इसे, तो ध्यान रखेंगे। फिर सतलज इसके जल को ले जाकर के आगे जाकर के यह चेनाब में मिल जाती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि चेनाब की सहायक नदियां झेलम, रावी और सतलज है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो आइए आगे मानचित्र में देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं यह सिंधु तंत्र है, सबसे ऊपर सिंधु नदी, यहां किशन गंगा परियोजना है, बहुत सारी परियोजनाएं हैं। झेलम नदी सबसे उत्तर में है, आप देख रहे हैं। फिर क्या है, चेनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें ऊपर की जो नदियां, यानी वेस्टर्न रिवर इसको कह सकते हैं, यानी चेनाब, झेलम और इंडस, इसका जल ज़्यादातर मैक्सिमम जो वाटर इसका जो यूज करेगा, प्रयोग करेगा, वह पाकिस्तान करेगा, और शेष जो है सतलज, ब्यास और रावी का यह भारत प्रयोग करेगा। यही सिंधु जल समझौते में हुआ था, कब, 1960 में। तो यह ध्यान रखेंगे। यहां पर देखिए कुछ नदियां हैं, यहां आप देख सकते हैं चेनाब रिवर, रतले प्रोजेक्ट जो कि 540 मेगावाट का, जिसका उद्घाटन किया हमारे देश के
प्रधानमंत्री ने पंचायती राज दिवस के दिन। तो यहाँ पर देख सकते हैं और भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, यह मिलान करने को आ जाता है। जैसे उरी परियोजना झेलम नदी पर है, तुलबुल परियोजना, बगलीहार परियोजना, सलाल प्रोजेक्ट, दुलहस्ती परियोजना। इस तरह से यह देख सकते हैं चेनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना भी है, किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पर है। इसी तरह से आप देख सकते हैं निम्बो बाग जो यह इंडस रिवर पे है, सलाल परियोजना ये भी चेनाब नदी पर है, बगलीहार परियोजना ये भी चेनाब नदी पर है। तो इसे जरूर आप लोग मैप में देखिएगा। अब बढ़ते हैं पांचवें जो महत्वपूर्ण जो चर्चित स्थल है, कुरिल द्वीप समूह। दोस्तों अभी हाल ही में जापान की जो डिप्लोमेटिक एक ब्लू बुक है जो कि 1957 से यह रिपोर्ट जारी करती है, नवीनतम संस्करण में दक्षिण कुरिल द्वीप समूह के चारों द्वीपों का इसने वर्णन किया है, जिसके स्वामित्व को लेकर, जिसकी संप्रभुता को लेकर के रूस और जापान में विवाद है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य कुरिल द्वीप पर क्षेत्रीय अधिकारों को लेकर विवाद है। तो वह चीन और वियतनाम, जापान और चीन, जापान और रूस, या म्यांमार और थाईलैंड। तो इसमें उत्तर क्या होगा? जापान और रूस। तो आइए इसके भौगोलिक पक्ष की ओर चलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं यह मानचित्र में यह जो चारों जो विवादित द्वीप हैं, यहां पर देख सकते हैं इतुरुप, और यह है शिकोटन और हबोमाई, और यह कुनाशिर द्वीप है। तो यह चारों द्वीपों पर संप्रभुता को लेकर के इन दोनों देशों के मध्य विवाद है। और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ओखोटस्क सागर है, इधर उत्तरी पैसिफिक महासागर है। इन दोनों के मध्य एक तरह से कह सकते हैं कुरिल आइलैंड यानी कुरिल द्वीप समूह ओखोटस सी और उत्तरी प्रशांत महासागर को अलग करते हैं। तो यह एक तरह से ऊपर आप देखोगे तो कामाचटका प्रायद्वीप है। तो यह कामाचटका प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे में स्थित यह द्वीपों का समूह है, यह फैले हुए हैं और एक तरह से कह सकते हैं जापान के उत्तरी। तो इस तरह से रूस इसे कुरिल द्वीप समूह कहता है, जबकि जापान इसको अपना उत्तरी द्वीप समूह क्षेत्र कहता है। तो इस तरह से यह 1855 के, तो दोस्तों यह जो द्वीपों की श्रृंखला है, अगर हम देखा जाए इसका जो महत्व की अगर हम बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है। मछलियों के उत्पादन, अन्य गैसेस का पाया जाना, बहुत सारे खनिज संसाधन यहाँ पाए जाते हैं, और एक सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सामरिक दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इसीलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। रूस और जापान के बीच यह विवाद निरंतर बना रहता है। तो यहाँ पर यह जो कुरिल द्वीप है, यह रिंग ऑफ फायर यानी प्रशांत महासागर की अग्नि वलय कह सकते हैं। ऐसे परिक्रमा करते हुए ना पूरा किया जाता है। 60% से अधिक जो ज्वालामुखी आते हैं इन्हीं प्रशांत महासागर के अग्नि वलय क्षेत्र में आते हैं। तो उसमें से यह एक प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पर करीब 100 ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। यहाँ गर्म झरने भी हैं, यहाँ गर्म सोते निकलते रहते हैं। तो यहाँ पर कई गर्म झरने विद्यमान हैं और इन 100 ज्वालामुखी में से 35 तो अभी भी एक्टिव ज्वालामुखी हैं यानी सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। और इससे संबंधित इन दोनों देशों के मध्य अगर हम बात करें तो 1855 में ही समझौता हुआ था। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1855 में इसे शिमोडा ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। शिमोडा की संधि हुई थी, जिसमें नीचे के ये जो 4 आइलैंड हैं इस पर जापान को देने की बात की गई थी, शेष आइलैंड पर रूस का। लेकिन इस पर विवाद होता रहा। 1875 में भी हुआ, ट्रीटी ऑफ इसको सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है। फिर 1905 में हुआ, फिर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो इस तरह से 1945 में याल्टा समझौता और 1951 में सैन फ्रांसिस्को संधि हुई। तो इस तरह से यह विवाद लगातार बना हुआ है संप्रभुता को लेकर के। तो यह महत्वपूर्ण है चूंकि यह जापान के उत्तरी द्वीप, खासकर कह सकते हैं जो होकाइडो, होन्सो, शिकोको, क्यूशु, इसको भी ध्यान रखिएगा, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो यह होकाइडो की जो यहाँ पर जो जातियाँ पाई जाती हैं, एनु जनजातियाँ, तो यह सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्व रखता है। तो इसे कह सकते हैं कि भावनात्मक रूप से यहाँ के लोग इससे जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि जापान इस पर अपना अधिकार
जताना चाहता है और यही कारण है कि इन दोनों देशों के बीच में यह विवाद है। तो इसे मानचित्र में जरूर देखिएगा। इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज के भी यह चर्चित स्थान आप लोगों को अच्छे लगेंगे और आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह लाभदायक सिद्ध होंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह श्रृंखला पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स पे प्रश्न कर सकते हैं। इस तरह से अब आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।